हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग की स्पेसशिप को नाजी रेस वाले डिटेक्ट कर लेते हैं। नाजी रेस असल में डीमन रेस के अंडर में ही आती है। तभी हम देखते हैं कि वो नाजी रेस वाले जैसे ही अपनी फुल स्पीड से लुओ फैंग का पीछा करते और उसे पकड़ते, तब तक लुओ फैंग बबाता से यहाँ से जल्द निकलने का आदेश दे देता है। वहीं पे बबाता अपनी लाइट स्पीड को एक्टिवेट करके जल्द से जल्द यानजी कॉन्टिनेंट से निकल करके सीधा ही ह्यूमन की मिलिट्री बेस के अंदर लुओ फैंग को लेकर के आ चुकी थी। वहीं पे लुओ फैंग इस बार इरादा कर चुका होता है कि वो पहले से ज़्यादा पावरफुल होकर के यानजी कॉन्टिनेंट में वापस लौटेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग लुओ फैंग को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि फर्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा कि मैं उन सारे ही लूट्स को यहाँ पे बेच दूँ जिसे मैंने मैकेनिकल रेस वालों से लूटा था। वहीं पे लुओ फैंग एक अच्छा चैनल ढूंढ रहा होता है जहाँ पे उसे अच्छी प्राइस मिल सके। तभी उसके टीचर किंग ज़ेन यान लुओ फैंग को एक अच्छा चैनल बताते हैं जहाँ पे लुओ फैंग अपने सारे ही सामान को लगभग 6.1 बिलियन मिक्स युआन कॉइन्स में बेच देता है, जिसे सुनकर के लुओ फैंग की पूरी टीम एकदम खुश हो चुकी थी। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैं लगभग 1000 साल से इस एडवेंचर पे निकला हूँ और लगभग मेरे पास अब 100 मिलियन मैक्स युआन कॉइन्स आ चुके हैं। वहीं पे लुओ फैंग सेकेंड स्टेप में अपनी स्पेसशिप के लिए डिटेक्टिंग डिवाइस को खरीदता है। यहाँ पे लुओ फैंग ने 2 डिवाइस को खरीदा था, एक शॉर्ट रेंज के लिए और दूसरी लॉन्ग रेंज के लिए। ये दोनों ही डिटेक्टिंग डिवाइस लगभग लुओ फैंग को 3.8 बिलियन मैक्स युआन यूनिट्स में लुओ फैंग ने खरीदा था। यहाँ पे लुओ फैंग की स्पेसशिप यानजी कॉन्टिनेंट में उसके जितने भी एनिमी थे उनसे एक स्टेप ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वहीं पे लुओ फैंग ने थर्ड स्टेप में अपने मोयून वाइन के लिए कल्टीवेशन मटेरियल और साथ में फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल भी खरीदा था। ये फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, अगर इसे ब्लास्ट कर दिया जाए तो इस क्रिस्टल की जो डिस्ट्रक्शन होगी वो लगभग किंग लेवल के कल्टीवेटर की सेल्फ डिस्ट्रक्शन के इक्वल होगी। वो भी वो कल्टीवेटर अगर हाई लेवल का यानी कि किंग लेवल के पीक पे हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रिस्टल कितना ज़्यादा पावरफुल है। लुओ फैंग ने इस क्रिस्टल को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खरीदा होता है। तभी लुओ फैंग अपनी टीम को लेकर के अपने मिलिट्री बेस से स्पेसशिप के अंदर बैठ करके बाहर आता है और वो मोयून वाइन के लिए जो कल्टीवेशन मटेरियल खरीदा था, लुओ फैंग उन सारे ही मटेरियल को मोयू वाइन को दे देता है। मोयू वाइन उन सारे ही मटेरियल को क्रश करके एब्जॉर्ब करने लगती है। अगर अब यहाँ पे मोयून वाइन को बहुत तकलीफ हो रही होती है, उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मोयून वाइन, बस तुम थोड़ा देर और बर्दाश्त कर लो, फिर तुम यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर लोगी। जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहती है, मास्टर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। लुओ फैंग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ पे मोयून वाइन के सारे ही डीएनए इवॉल्व होने लगते हैं। तभी वो अपनी बॉडी से काफ़ी शानदार ऑरा प्रेशर रिलीज़ करती है, जिसे सेंस करके लुओ फैंग कहता है कि ये तो यूनिवर्स ऑरिजिन ऑरा प्रेशर है, यानी कि मोयून वाइन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी मोयून वाइन लुओ फैंग से कहती है कि थैंक यू मास्टर, फाइनली मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है आपकी वजह से। अब मैंने इमॉर्टलिटी को अचीव कर लिया है और अब मेरे पास खुद का ही डिवाइन किंगडम है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मोयून वाइन, तुमने भी अपनी कल्टीवेशन के पाथ पे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब बारी है कि मैं अपनी ह्यूमन बॉडी को भी यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू कराऊँ। आखिर मैं क्यों पीछे रहूँ। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने साथियों की ओर देखने लगता है। तभी उसके साथी भी लुओ फैंग से कहते हैं, तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी मिलिट्री बेस में चलते हैं और कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। तभी लुओ फैंग भी वहाँ पे तुरंत ही अपनी स्पेसशिप में सवार होकर के मिलिट्री बेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग ब्लडी लियो क्रिस्टल को बाहर निकाल करके उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। जहाँ पे अब लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी सक्सेसफुल 8
ब्लडी लियो क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर चुकी थी, यानी कि रिफाइन कर चुकी थी, और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट लगभग 165 क्रिस्टल अब तक एब्जॉर्ब कर चुका था, जहां पे अब लुओ फैंग की जो कल्टीवेशन लेवल या फिर उसकी स्ट्रेंथ है वो ब्लडी लियो कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद उस लॉर्ड के इक्वल हो चुकी थी, यानी कि लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी भी अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। तभी वहाँ पे बबाता लुओ फैंग के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की और मुझे पता चला कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट आखिर कैसे एक साथ 165 ब्लडी लियो क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाया है। इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि ये जो ब्लडी लियो क्रिस्टल है वो असल में बीस्ट गॉड की डेथ के बाद बना हुआ है, क्योंकि जब बीस्ट गॉड की डेथ ब्लडी लियो कॉन्टिनेंट के अंदर हुई थी तो उनका जो ब्लड था वो पूरा का पूरा ब्लडी लियो कॉन्टिनेंट के अंदर फैल गया था और उस ब्लड से ट्रांसफॉर्म हुआ है ये ब्लडी लियो क्रिस्टल, जिसे बड़े ही आराम से गोल्डन हॉर्न बीस्ट एब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि वो भी एक बीस्ट है। तभी लुओ फैंग को यहाँ पे सारी ही बातें क्लियर हो जाती हैं कि आखिर क्या रीज़न था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट इतनी तेज़ी से ब्लडी लियो क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी बबाता अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और लुओ फैंग को एक टोकन को दिखाती है और उसे दिखाते हुए बताती है कि लुओ फैंग, इसे हमने उस मैकेनिकल क्लैन के कैप्टन के शिप से चुराया है और इसके अंदर जो पैटर्न बने हुए हैं वो यांजी कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद वॉरियर्स के ही सिंबल्स हैं। जिसे सुनकर के लुओ फैंग कहता है इसका मतलब इस टोकन का इस्तेमाल करके हम लोग उस सेक्रीफाइस टावर शिप तक पहुंच सकते हैं और उस छुपी हुई मिस्ट्री को भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ में जब हम यांजी कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे तो मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि आखिर क्यों मेरे सेल इतने हीट हो रहे थे और मुझे वो मिस्टीरियस सा ऑरा जो सेंस हो रहा था वो असल में था क्या। बबाता, अगर हम लोग इस ह्यूमन के मिलिट्री बेस के अंदर रहें तो हम लोग आउटसाइड उस ट्रेजर को मिस कर देंगे और मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं वापस तुरंत ही आउटसाइड बैटलफील्ड के अंदर जाऊँगा और जा कर के उस ट्रेजर को हंट करूँगा जो कि उस यांजी कॉन्टिनेंट के अंदर कहीं दफन है। ये सुनकर के बबाता भी पूरी ही तरीके से तैयार हो चुकी थी अपने नए मिशन के लिए, क्योंकि उसके आंखों में सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर्स ही नज़र आ रहे होते हैं। तभी लुओ फैंग अपनी स्पेसशिप में आ करके बैठ जाता है, जहां पे बबाता अपनी स्पेसशिप को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट कर चुकी थी। तभी लुओ फैंग कहता है कि बबाता तैयार हो जाओ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से यांजी कॉन्टिनेंट की ओर लेके चलो। जैसे ही बबाता को सिग्नल मिलता है बबाता स्पेसशिप को लेके आगे बढ़ जाती है और जैसे ही वो कुछ दूर निकली थी लुओ फैंग अपने पुराने साथियों से भी मिलता है और वो दोनों ही एक दूसरे को बाय बोल करके अलग अलग डायरेक्शन की ओर चले जाते हैं। जहाँ पे लुओ फैंग यांजी कॉन्टिनेंट की ओर निकला था, लुओ फैंग की पुरानी टीम वापस मिलिट्री बेस के अंदर रेस्ट करने के लिए आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग की स्पेसशिप बिजली की रफ्तार से कई सारे पोर्टल्स को क्रॉस करते हुए फाइनली यांजी कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर कर चुकी थी। लुओ फैंग जैसे ही यांजी कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर किया था उसे फिर से वही मिस्टीरियस सी फीलिंग आने लगती है, जिसे सेंस करके वो तुरंत ही बबाता से कहता है कि बबाता स्पेसशिप को यहाँ से तुरंत ही मेरे राइट साइड में टर्न करो, मुझे फिर से वही मिस्टीरियस सी फीलिंग आ रही है। ये सुनकर के बबाता काफ़ी हैरान होती है, मगर वो तुरंत ही अपने नए डिटेक्शन डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है, जहाँ पे अब बबाता बड़े ही आराम से लुओ फैंग के बताए गए एरिया की तरफ फोकस करती है और उसे एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल जाती है, जहाँ पे बबाता बताती है कि हमसे 1 बिलियन किलोमीटर दूर हमारे टारगेट मौजूद हैं, जिसमें से 3 एलियन ह्यूमंस का पीछा कर रहे हैं। तभी लुओ फैंग कहता है कि अपनी स्पीड को बढ़ाओ। वहीं पे वो तीनों एलियन जो कि नाजी रेस के वही कल्टीवेटर होते हैं जो कि इससे पहले लुओ फैंग का पीछा कर रहे होते हैं। तभी नाजी रेस के कल्टीवेटर का मास्टर वहां पे सेंस कर लेता है कि कोई तो है जो कि उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत ही उन ह्यूमंस का पीछा छोड़ करके अपने साथियों के साथ
ट्रिनिटी फॉर्मेशन बना के खड़ा हो जाता है, जहाँ पे उसका एक साथी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके लुओ फैंग की लोकेशन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो लुओ फैंग को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। ये देख करके उसका साथी कहता है कि मास्टर, हमारा जो एनिमी हमारी तरफ बढ़ रहा है उसकी डिटेक्टिंग डिवाइस हमसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस और पावरफुल है। ये सुन करके उसका मास्टर भड़क जाता है और अपने साथी से गुस्साते हुए कहता है कि कोई और तरीका ढूंढो और उसके बारे में पता करो कि आखिर वो कहाँ पे मौजूद है। तभी बबादा इन तीनों को ही अपने डिस्प्ले के अंदर देखते हुए लुओ फैंग को बताती है कि ये लोग तो नाजी रेस से बिलोंग करते हैं और नाजी रेस डीमन क्लैन के अंडर आती है, मगर ये लोग इंडिपेंडेंटली अपने अपोनेंट से फाइट करते हैं। और फिलहाल में तो मेरी जानकारी के हिसाब से ये लोग अपने क्लान को स्टैब्लिश करने के लिए डीमन क्लान वालों से भी पंगा ले रहे हैं। इनका क्लान बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से डीमन क्लान ने इन्हें सप्रेस करके रखा हुआ है। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं इनके करेज को एडमायर करता हूँ, मगर बबादा देखा जाए तो ये बैच सिर्फ हमारा एनिमी है, इसलिए हम इन पे तरस नहीं खा सकते हैं, मगर फिर भी मैं इन्हें एक मौका तो ज़रूर दूंगा। तभी हम उस नाजी रेस के मास्टर को देखते हैं जो कि अपने फ्लावर को समन करता है और चारों ही तरफ अपने फ्लावर डोमेन को फैला करके लुओ फैंग की लोकेशन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे सेंस करके लुओ फैंग कहता है कि ये अपने फ्लावर डोमेन की पावर को बढ़ा करके मुझे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ़ कहीं का। ये कहने के साथ लुओ फैंग सीधा ही कहता है कि एलियन वॉरियर्स, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी बात को सुन रहे होगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किंग इमॉर्टल्स को बुला लिया है और अगर तुम लोग यहाँ पे फाइट करोगे तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की वॉर नहीं चाहता हूँ। तभी उन नाजी का मास्टर कहता है कि वो तो वक्त बताएगा कि आखिर कौन जिंदा रहता है और कौन मरता है, इसके लिए तुम्हें हमसे लड़ना होगा। ये सुन करके उसका साथी कहता है कि मास्टर, उस अननोन कल्टीवेटर ने अभी कहा ना कि वो अपने किंग इमॉर्टल साथियों को बुला रहा है, कहीं ये हमारे लिए घातक ना हो। तभी वो मास्टर कहता है कि वो जो बंदा है सिर्फ हमारे सामने लंबी लंबी फेंक रहा है, मगर तभी उसका दूसरा साथी कहता है कि मास्टर तो किंग इमॉर्टल हैं और आप भी शायद उसकी प्रेजेंस और उसकी स्ट्रेंथ को सेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल अननोन है, तो क्या हमें उससे फाइट करना चाहिए। तभी उस मास्टर के पीछे खड़ा हुआ उसका दूसरा साथी कहता है कि मास्टर, वो बंदा अचानक से गायब हो गया है, अब तो मैं यहाँ पे उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो अपनी मर्जी से आया और अपनी मर्जी से चला गया। तभी लुओ फैंग कहता है कि किंग लेवल के इमॉर्टल तुम ऑलरेडी हो, मगर फिर भी तुम यहाँ पे मेरी ट्रू स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो। आखिर तुम कैसे अपने साथियों को यहाँ पे बुलाओगे, क्योंकि वो लोग जब जानेंगे कि तुम्हें ही नहीं पता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो लोग कभी ज़िंदगी में तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं आएंगे। ये कहने के साथ लुओ फैंग यहाँ पे भड़क चुका था, क्योंकि वो लोग यहाँ पे लुओ फैंग की बात को मान ही नहीं रहे होते हैं और सरेंडर नहीं कर रहे होते हैं। तभी लुओ फैंग वहाँ पे इरीना को आवाज़ देता है और उससे कहता है कि इरीना, यहाँ पे अब तुम तैयार हो जाओ एक्शन के लिए। ये कहना ही था, इरीना भी वहाँ तुरंत ही हाजिर हो जाती है। तभी लुओ फैंग फिर से उन तीनों ही से कहता है कि तुम्हारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे सरेंडर नहीं किया तो यकीनन अब मुझे एक्शन लेना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ। अगर अभी भी लुओ फैंग को यहाँ पे कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है, इसलिए लुओ फैंग तुरंत ही इरीना से कहता है कि इरीना, मिलियन किंग लीग को समन करो और एक साथ उन लोगों से कंबाइंड अटैक इन सारे ही नाजी रेस वालों के ऊपर करके इन्हें ख़त्म करो। ये सुन करके इरीना भी तुरंत ही स्पेसशिप से बाहर जाती है और तुरंत ही वहाँ पे मिलियन किंग लीग इंसेक्ट को समन कर लेती है। तभी लुओ फैंग इरीना से कहता है कि कंबाइंड अटैक के लिए सब तैयार हो जाओ। लुओ फैंग का आदेश मिलते ही सारे ही इंसेक्ट अपनी पावर को रिलीज करके कंबाइंड करना शुरू कर देते हैं।
तभी लुओ फैंग इरिना की तरफ देखता है और अपने हाथ को उठाता है। इरिना भी अपने हाथ को उठाती है और वो दोनों के दोनों एक साथ हाथ नीचे गिरा करके अटैक बोलते हैं, जहाँ पे काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही एक साथ कंबाइंड होकर के, यहाँ तक कि उस अटैक के सामने 3 रिंग्स भी अपीयर हो जाती हैं। और वो अटैक जैसे ही उन तीनों ही कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ता है, आसपास में मौजूद सारे ही एस्ट्रॉयड और प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय होते जा रहे होते हैं। और जैसे ही जाकर के उन तीनों ही कल्टीवेटर्स के उस फ्लावर डोमेन के ऊपर लुओ फैंग का ये अटैक गिरता है, वो फ्लावर डोमेन पल भर में चकना चूर हो जाता है। ये देख करके उन तीनों का ही मास्टर चिल्ला के कहता है कि अटैक ने तो मेरे पावरफुल फ्लावर डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये कहने के साथ वो अपनी F9 क्लास स्पेसशिप को समन करता है, मगर तब तक लुओ फैंग का ये पावरफुल अटैक उसे जाके हिट कर चुका था, जिसकी वजह से उन लोगों की स्पेसशिप उड़ नहीं पाती है और सीधा ही ज़मीन में धमाक से धंस जाती है। और तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर निकालता है और सीधे ही उन कल्टीवेटर्स के सामने भेज देता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन लोगों के सामने आकर के रोर करना शुरू कर देता है और जब उन कल्टीवेटर्स की नज़र सिल्वर विंग्स किंग पे पड़ती है, उनकी फट के 4 हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आखिर में उनका शिकार कर कौन रहा है। वहीं पे लुओ फैंग दूर खड़ा अपनी इस तबाही के मज़े ले रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।